हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस है यूपीएससी एग्जाम के लिए। इसके पहले पॉलिटी सीरीज में लगभग 10 वीडियो आ चुके हैं, तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, है ना। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हम लोग अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो पार्ट 5 में है, ठीक है, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है। तो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 52 से 78। तो इस तरीके से, जैसे यदि पार्ट 3 यदि आपको दो तो 12 से 35 तक पार्ट 3 था, 36 से 51 तक पार्ट 4 था, 51 ए जो था पार्ट 4 ए में था, जो फंडामेंटल ड्यूटी जो कहते हैं। और पार्ट 5 में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो आर्टिकल कितना है 52 से लेकर 78 तक है, ठीक है। 52 से लेकर 78 तक है पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट से बारे में बताया गया है। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन्वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, मतलब यूनियन यानी कंट्री का, प्रेसिडेंट में है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोला गया। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, ऑल एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन इन हिज नेम। मतलब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसके नाम में करती है, ठीक है, उसके नाम पे करती है। बट द रियल पावर इज एक्सरसाइज बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन रियल पावर किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ बताया गया, तो आर्टिकल 52 में बताया गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ही स्टैंड्स एज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन का जितना भी एग्जीक्यूटिव है उसका हेड होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कौन सा सिस्टम, मतलब कि इसका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है किस सिस्टम के द्वारा, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन कौन है, तो हम अभी आगे पढ़ लेंगे इसमें। आर्टिकल 54, 55 एंड 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से 3 आर्टिकल डील करता है, कौन कौन, 54, 55 और 71, ठीक है, 3 आर्टिकल डील करता है। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। अब देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ध्यान दीजिए, इलेक्टेड मेंबर की बात किया जा रहा है, नॉमिनेटेड की नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी काउंसिल का नहीं होता है इसमें, है ना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। और उसके अलावा फिर दिल्ली और पुडुचेरी स्टेट का जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ भी असेंबली है ना, तो दिल्ली और पुडुचेरी स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इतने लोग को मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और यही लोग इसके वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, एमएलसी नहीं इसमें आते हैं, सिर्फ एमएलए आते हैं। एमएलसी तो कई कुछ ही स्टेट में, आई थिंक 6 या 7 स्टेट में अभी है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में था, वह हटा दिया गया। ये बात जो है दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें आएगा। ये बात कहाँ बताया गया, तो 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। 1992 में 70वां अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत ये बात बताया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो इलेक्टेड मेंबर है इसमें शामिल होंगे, ठीक है। आर्टिकल 56(1) प्रोवाइड्स फॉर 5 ईयर टर्म फॉर द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56(1) में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म होगा। किस दिन से, जिस दिन से ऑफिस में एंटर करता है या फिर शपथ लेता है। और अपना जो इस्तीफा है, रिजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देता है, लेकिन शपथ जो है उसको दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या फिर सीजीआई ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं हम लोग, वो शपथ दिलवाते हैं, लेकिन रिजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। प्रेसिडेंट को री इलेक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 57 में बताया गया कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, देयर इज नो लिमिटेशन एज टू हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है या कितने ईयर तक बन सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्टिकल 58 प्रोवाइड क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये आर्टिकल 58 में बताया गया। पहला कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अब यहाँ पे नहीं बोला किस प्रोसेस से, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई डिसेंट, बाई बर्थ, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो यानी बस एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर, कम से कम 35 साल हो जाना चाहिए। किसी भी मेंबर, मतलब कि मेंबर ऑफ हाउस को इलेक्ट होने के लिए उसके पास काबिलियत होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी क्वालिफिकेशन जो है मेंबर ऑफ हाउस को इलेक्ट करने के लिए है, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए उनके द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं, ठीक है। नहीं कि सिंपल भाषा में तो किसी भी तरह का गवर्नमेंट पैसा उनको पहले से नहीं मिलता रहना चाहिए, मतलब कि एज अ स्टाफ, ठीक है।
ओथ जो होता है, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो उनके द्वारा, यदि वो नहीं है तो उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए जज हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया। इम्पीचमेंट यानी कि कैसे उनको हटाया जाएगा, यदि वो रिजाइन नहीं करेंगे तो कब हटाया जाएगा और कैसे हटाया जाएगा, उस प्रोसेस के बारे में डील करता है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक ही बात पे उसको इम्पीच किया जा सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया गया है तब उसके द्वारा, मतलब कि तब इम्पीचमेंट लाया जा सकता है उनके अगेंस्ट। द इम्पीचमेंट मोशन कैन बी ब्राउट इन आइदर हाउस। ये ध्यान दीजिए, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट होता है सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट होता है सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे पहले क्या होगा कि पहले जो कि जिस हाउस में लाया जाएगा उसके 1/4 मेंबर जो है इतना मिल करके उसके चेयरमैन या फिर स्पीकर, यदि लोकसभा में गया है तो स्पीकर और राज्यसभा में गया तो उसके चेयरमैन के पास भेजेंगे कि हम जो है प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं। तो पहला प्रोसेस तो वहीं पे हो जाता है कि चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि हाँ या लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। यदि लाना चाहिए तो फिर उस पर वोटिंग वगैरह होता है, कमेटी सेटअप किया जाता है 3 आदमी का। ठीक है, वो पता करता है कि सही में कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हुआ है या नहीं। यदि चेयरमैन या स्पीकर उसी समय बोल दे कि नहीं ला सकते तो फिर बिल वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है और 1/4 का सिग्नेचर होना चाहिए जो लाया जाएगा इम्पीचमेंट का प्रोसेस उसमें। आफ्टर द इम्पीचमेंट बिल इज पास, यदि इम्पीचमेंट बिल पास हो जाता है बाई मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ डेट हाउस, तो उस हाउस का टोटल मेंबरशिप का 2/3 से यदि पास हो जाता है, याद रखिएगा 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ भी यदि गलत पाया गया तो वहाँ भी मोशन को 2/3 से पास करना पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाता है उस दिन से। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनके एडवाइस पे दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 76 में बताया गया है। ठीक है, कैग को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन और लैंग्वेज कमीशन। ठीक है, उसके चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इतने आदमी को अपॉइंट कर, इसके अलावा बहुत ऐसा प्रोसेस है जो अपॉइंट करते हैं, सबको यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। वो इंटर स्टेट काउंसिल भी एक सेटअप करते हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू सेटअप इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट को मिला करके काउंसिल बनाया जाए कोई खास पर्पस के लिए। बिसाइड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द हेड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके हेड को भी वही अपॉइंट करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन को भी वही अपॉइंट करते हैं। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इन द कंडीशन ऑफ SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेज एंड कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, शेड्यूल एरिया घोषित करने का पावर किसको है, तो प्रेसिडेंट को है। शेड्यूल एरिया घोषित करने का जो पावर दिया गया है किसको है, तो प्रेसिडेंट को है। वो जो है SC ST और बैकवर्ड क्लासेज के रिगार्डिंग कमीशन सेटअप कर सकते हैं प्रेसिडेंट। एंड हैज पावर विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, ये पावर भी प्रेसिडेंट को है। जैसे कल हम लोग आर्टिकल 371 में पढ़ रहे थे, है ना, कल हम आर्टिकल 370 और 371 के बारे में पढ़ रहे थे। तो 371 में बहुत सारा ऐसा स्टेट था जिसमें बताया गया था कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को ऐसे पावर देता है, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को ऐसे पावर देता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली वहाँ पे काम करता है। हम लोग यहाँ पढ़े थे उसमें 371, यदि वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर, तो अब यहाँ देखिए प्रेसिडेंट का पावर यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे कि कौन को किस तरीके का पावर है। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट द समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सेशन को समन करता है। ही नॉमिनेट 12 पर्सन इमिनेंट इन लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस और सोशल साइंस टू राज्यसभा। तो राज्यसभा में 12 आदमी को नॉमिनेट करता है। ठीक है, किस फील्ड से, तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल साइंस के फील्ड से। ही ऑल्सो कैन नॉमिनेट 2 पर्सन बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा, लेकिन अभी जो है हाल ही में इसको हटा दिया गया है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हाल ही में, मतलब 2020 में ही। ठीक है, उसके तहत इस प्रोसेस को हटा दिया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहले प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने का पावर था 2 पर्सन को, एंग्लो इंडियन को, लेकिन अब जो है पावर खत्म कर दिया गया। ही कैन समन द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो इज ऑथराइज्ड टू कन्वेन अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज। ज्वाइंट सेशन का पावर आर्टिकल 108 से मिलता है। तो ज्वाइंट सेशन को कौन मतलब कि बुलाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से कोई भी वोटिंग करवाया जाता है। यहाँ पे जो भी पास बिल होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है।
आर्टिकल 85(2) प्रेसिडेंट फ्रॉम, अभी तक मुश्किल से 2 या 3 बार जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। आर्टिकल 85(2) प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस, ही इज ऑल्सो एम्पावर टू डिजोल्व द हाउस ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 85(2) में बताया गया कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस हो तो हाउस को समय से पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज या हर एसेंट टू इट। तो यदि कोई बिल को जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है, उनका सहमति नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है। प्रेसिडेंट लेज द रिपोर्ट ऑफ कैग, है ना, कैग का जो रिपोर्ट, कैग अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सौंपते हैं, ठीक है। तो कैग जो है अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, जो भी उनका रिपोर्ट आता है, और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भेजते हैं, फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है। रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी बिफोर द पार्लियामेंट, तो यूपीएससी का और फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, और कैग का, सबका रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में सौंपते हैं और सब अपना रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सौंपता है। आर्टिकल 1 to 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो प्रेसिडेंट में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज व्हेन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। तो जब दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं रहेगा तब आर्टिकल 1 to 3 के तहत ऑर्डिनेंस लाया जाता है ना, लोकसभा और राज्यसभा में। तो मान लीजिए कि लोकसभा सेशन में, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है, या फिर दोनों नहीं है, इस तीनों केस में जो है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। द ऑर्डिनेंस इज रिक्वायर्ड to be laid before the houses of the parliament, it ceases to operate at expiry of 6 weeks from the resemble of the parliament। तो जिस दिन से पार्लियामेंट चालू होता है उस दिन से 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए कि पार्लियामेंट चालू होने में 6 महीने लग गया और जिस दिन से चालू हुआ उस दिन से 6 वीक जो है चलेगा ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस का लाइफ कितना हो गया, मैक्सिमम लाइफ होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। जुडिशियल पावर की बात किया जाए, अभी तो हम पढ़े तो लेजिस्लेटिव पावर था। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने का पावर। जुडिशियल पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ना कि गवर्नर, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अदर जज होते हैं चीफ जस्टिस के अलावा। अभी 33+1 का पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट में। तो सारे जजेज को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही कैन ऑल्सो सीक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन लॉ ऑफ फैक्ट। मतलब कि यदि प्रेसिडेंट को लगे कि हमको सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लेना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, कुछ एडवाइस लेना चाहिए, तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह दिया तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट माने, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट सलाह मांग सकता है किसी भी टॉपिक पे। आर्टिकल 72 कॉन्फर द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन्स। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि वो क्षमा दे सकता है ना, रिप्राइव यानी कम कर सकता है, डिस्पाइट रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस। तो किसी भी लॉ के तहत, है ना, इंडिया के में किसी भी लॉ के तहत उसको यदि किसी तरह का सज़ा दिया गया तो उसको कम कर सकता है, उसको कम्प्लीटली माफ़ कर सकता है, या फिर सज़ा का जो तरीका है उसको बदल सकता है ना। तो इस, या फिर सज़ा को बाद से चालू करवा सकता है कि जैसे उसको 5 साल का सज़ा दिया गया है और बोला गया है कि आज से, मतलब कि जिस दिन डिसीजन आया कोर्ट का उस दिन से 5 साल का। तो स्पेशल केस में यदि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है कि बोले कि नहीं आज से नहीं, 2 महीने बाद से 5 साल जोड़ लेना, 2 महीने तक इसको खुला भी छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। वो कब होता है, जब देखा जाता है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई डिजेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उस केस में मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उस तरीके का किया जाता है। इमरजेंसी पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, 3 तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत ईजी है, 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल है जिसके तहत इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। तो तीनों तरह का इमरजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला में क्या है कि कॉन्फर पावर ऑन प्रेसिडेंट टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, ठीक है, ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। यहाँ पे देखिए, युद्ध के समय जिसको एक्सटर्नल एग्रेशन भी बोला गया है, या फिर आर्म्ड रिवेलियन, अंदर में यदि मतलब कि देश के अंदर यदि आर्म्ड रिवेलियन हो, ठीक है, तो उसको जो है वहाँ उस समय भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पे आर्म्ड रिवेलियन के जगह पर इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, ओरिजिनल संविधान जो था, ओरिजिनल संविधान में यहाँ पे आर्म्ड रिवेलियन के जगह पर इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको बदल करके आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 56 जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं आम भाषा में, एक किसी स्टेट में लगाया जाता है। कॉन्फर पावर प्रेसिडेंट टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। बाय डिक्लेयरिंग दैट गवर्नमेंट इन अ स्टेट कैन नॉट बी रन इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब किया जाता है, जब किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसको मतलब कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग,
तो उस केस में आर्टिकल 356 को इन्वॉल्व करके प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपना मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्टली वहाँ पे शासन करने लगते हैं गवर्नर के हेल्प से। आर्टिकल 360 में बताया गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि देश में वित्तीय संकट हो तो उस समय आर्टिकल 360 का यूज किया सकता है। इसमें क्या होता है तो सरकार को खर्च कम करना पड़ता है, फिर जितने गवर्नमेंट स्टाफ उनका सैलरी कट किया जाता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका भी सैलरी कट किया जाता है। मिलिट्री पावर क्या है प्रेसिडेंट का, तो 53 में लिखा गया, आर्टिकल 53 में बताया गया लेफ्टिनेंट प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ कंट्री। तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर है हमारे डिफेंस फोर्सेज का। डिप्लोमेटिक पावर क्या क्या है हमारे प्रेसिडेंट का, तो एम्बेसडर को अपॉइंट किया जाता है, जहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन चलता है कंट्री का, वहाँ पे एम्बेसडर जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज एंड मिशन एंड रिसीव क्रेडेंशियल ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट। तो कोई फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में आते हैं उनको रिसीव करते हैं। ठीक है। जितने भी ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन होते हैं फॉरेन स्टेट के साथ और प्रेसिडेंट के नाम में साइन होते हैं, मतलब इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब लेकिन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। तब हम लोग पढ़ लिए प्रेसिडेंट के बारे में, अब लोग पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी ऑफ द यूनियन। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनियन में, मतलब कि कंट्री में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। आर्टिकल 64 स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 64 में 63 में तो बताया गया कि इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। 64 में क्या बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, है ना, जो उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा के अपने आप अध्यक्ष बन जाएंगे, उनके लिए अलग से इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि एक ऑफिस को ग्रहण करते हैं और दूसरे ऑफिस का भी अध्यक्ष बन जाते हैं या फिर दूसरे पोस्ट को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। आर्टिकल 64 में बात बताया गया है। और उनका फंक्शन क्या है, तो हाउस के मीटिंग को प्रिसाइड करना, जो राज्यसभा का जो मीटिंग होगा उसकी अध्यक्षता करना। अंडर आर्टिकल 65(1) इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट टिल द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो यदि आर्टिकल 65 में बताया गया है कि यदि प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। कब तक, जब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 द वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इनका ही जो इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, जैसे प्रेसिडेंट वाले में था लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, एमएलए जितने भी इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं, और पुडुचेरी और दिल्ली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं विधानसभा के, उनके द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता था। लेकिन ये कहाँ ऐड किया गया था, तो 17वां अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 70th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर आते हैं, याद रखिएगा, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर आते हैं। और बोथ द हाउसेज इन अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। तो किस हाउस के, तो लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमएलए और दिल्ली और पुडुचेरी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर, मतलब किसी भी तरीके के मेंबर हैं, वो यहाँ पे वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। ठीक है। इनका वोट उसी तरीके से होता है विथ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन तो उसी तरह से इनका भी होता है, लेकिन अंतर यही है कि उसमें जो है एमएलए और दिल्ली और पुडुचेरी वाले एमएलए भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के साथ कौन ऐसे हैं जो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कौन ऐसा मेंबर होता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट करता है लेकिन इम्पीचमेंट में वोट नहीं करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट करते हैं, है ना, लेकिन इम्पीचमेंट में वोट नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा कि एमएलए जो हैं, ठीक है, एमएलए और दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं, मतलब कंप्लीटली एमएलए बोल सकते हैं, इलेक्शन में तो वोट करते हैं, ये तो हम पढ़े हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में आप देखे होंगे कि कहाँ होता है, तो लोकसभा में इम्पीचमेंट आता है, राज्यसभा में इम्पीचमेंट आता है। इसमें तो एमएलए का कोई रोल नहीं है, यानी कि एमएलए जो होते हैं राज्य के विधानसभा के जो मेंबर होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट के में बात किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में एमएलए का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इलेक्शन में रोल होता है। उसी तरीके से देखा जाए तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का कोई रोल नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा के जितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर का इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन इम्पीचमेंट में रोल होता है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके लिए कुछ कंडीशन रखा गया, क्या क्या, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, और मेंबर ऑफ काउंसिल यानी राज्यसभा के जो मतलब वहाँ के सदस्य बनने के उनके जितना एलिजिबिलिटी है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी योग्यता उसके लिए चाहिए, उस योग्यता को फुलफिल करना चाहिए।
और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं होल्ड करना चाहिए। तो लगभग प्रेसिडेंट वाला ही यहाँ भी सारा कुछ है। बस वहाँ पे था कि लोकसभा का होना चाहिए और यहाँ राज्यसभा दिखा है, काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा है। आर्टिकल 67 प्रोवाइडेड वाइस प्रेसिडेंट शॉल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। आर्टिकल 67 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ऑफिस होल्ड करेंगे 5 साल के लिए। ही में रिजाइन हिज ऑफिस अटैच टू प्रेसिडेंट, और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट में भी रिमूव्ड बाय ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसमें ध्यान देखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को यदि हटाना हो तो राज्यसभा में स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो वाइस प्रेसिडेंट को यदि हटाना हो टाइम से पहले तो उनके लिए इम्पीचमेंट जो लाया जाता है राज्यसभा में लाया जाता है, वहाँ पे मेजोरिटी से पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको भेजा जाता है लोकसभा में, फिर वहाँ पे भी पास किया जाता है, उसके बाद हटाया जाता है। तो स्टार्टिंग राज्यसभा में ही होगा। ऑफिस जो है मतलब कि इनका जो ओथ होता है ऑफिस में जाने के लिए, इनका जो शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो शपथ प्रेसिडेंट करवाते हैं, रिजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट लेते हैं, और प्रेसिडेंट के शपथ सीजीआई करवाते हैं और रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या यहाँ बताया गया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। वेयर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑफन विच डेजिग्नेटेड प्राइमस इंटर पेरेस, यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल। प्राइमस इंटर पेरेस का मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल, मतलब कि सब एमपी ही है। लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं सब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक, मतलब कि जो इक्वल लोग हैं उनमें से बड़े माने जाते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल, ठीक है। तो इक्वल वाले लोगों में भी फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसी तरीके से स्टेट में हो जाता है सीएम। सब तो एमएलए ही हैं, सब विधायक ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उसमें से फर्स्ट हो जाते हैं। तो वही यहाँ बताया कि प्राइम मिनिस्टर को अधिकांशतः फर्स्ट अमंग इक्वल बोला जाता है। द पाइवट ऑफ होल सिस्टम, पाइवट यानी कि एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सिस, ठीक है। द पाइवट ऑफ होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरस्टेलर रूरल माइनरेट्स, या फिर इनको बोला जाता है पाइवट ऑफ द होल सिस्टम, पूरे होल सिस्टम का एक्सिस, ठीक है। पूरे होल मतलब कि पूरा जो सिस्टम है, यदि पार्लियामेंट को एक चक्र मान लिया जाए, एक चक्का की तरह मान लिया, तो इसका जो एक्सिस होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। या फिर और क्या बोला गया है, इंटरस्टेलर रूरल माइनरेट्स, तो इसका मतलब होता है कि मून अमॉन्ग द स्टार्स, ठीक है, मतलब या फिर तारा के बीच में एक चांद है, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को डिजिग्नेट किया जाता है, उनके बारे में बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड इन टास्क बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जिसमें कई तरह के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो मेनली 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज 3 तरह के देखे ऐसे, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और डिप्टी मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है लिखा गया है, तो डिप्टी मिनिस्टर को ही बोला जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द लीडर ऑफ पार्टी और अलायंस दैट एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, तो जिसके पास मेजोरिटी होता है लोकसभा में, या तो सिंगल पार्टी का हो या फिर अलायंस का हो, ठीक है। अलायंस यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी जब मिल जाते हैं, ठीक है। लोकसभा यानी लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो मेजोरिटी कहाँ चाहिए, लोकसभा में चाहिए, ना कि राज्यसभा में चाहिए। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, बाकी जो मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इच्छा तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करते हैं। इनका देखिए संविधान में इनका कार्यकाल कहीं नहीं लिखा है कि 5 साल होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल, उस तरह से लोग कहीं नहीं का संविधान में लिखा गया है कि जो पीएम का जो कार्यकाल होगा 5 साल का होगा। तो इस पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है ना, कि द टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर। तो ऐसा लिखा ही नहीं गया है। टेन्यूर कितना लिखा गया कि जब तक प्रेसिडेंट का इच्छा हो। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस हिम एज अलोंग ही एंजॉय द मेजोरिटी इन लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट उनको नहीं हटा सकते जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत है। लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस यानी कि बहुमत खो देते हैं तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट गिवन द स्टेटस constitutional status to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, if population is not more than 20 लाख then intermediate level में भी constituted। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया गया है। तो उसमें बोला गया है कि पंचायती राज जो है सिस्टम सेटअप किया जाएगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। ये पॉपुलेशन नॉट मोर देन 20 लाख देन इंटरमीडिएट, तो इसमें 3 लेयर का बनाया गया, पंचायती राज 3 लेयर का होगा ऐसा बोला गया। लेकिन यदि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है 20 लाख से कम है तो बीच वाला लेयर को स्किप किया जा सकता है। दैट प्रोवाइडेड एट एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व
एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मीटिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम का जो है उसको 5 साल बताया गया है, उसका भी टेन्योर फिक्स किया गया। यहाँ यूनियन गवर्नमेंट में लाने के बीच में ये 73rd अमेंडमेंट लाने का पर्पस यही था इस बीच में कि यहाँ पे ये बताया गया है कि पंचायती राज सिस्टम में भी 5 साल फिक्स किया गया है, ठीक है, कि 5 साल उसका टेन्योर होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है संविधान में, ठीक है। अमॉन्ग अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर्टिकल 243M, ये 73 वाले एक्ट की ही बात किया जा रहा है। तो आर्टिकल 243M में बताया गया है कि कुछ भी जो है मतलब कि नथिंग शॉल इन दिस पार्ट शॉल अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, या फिर ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 244 में भी बताया गया है। तो देखिए जो हम लोग कल पढ़े थे 5th शेड्यूल, हम लोग आर्टिकल 370 और 371 पढ़े थे, तो एक 5th शेड्यूल उसे डील करता है, एक 6th शेड्यूल डील करता है, ठीक है। तो 6th शेड्यूल में मात्र 4 स्टेट आते हैं जिसको AMTM बोला जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM इनको बोला जाता है। 6th शेड्यूल के स्टेट हैं, ठीक है। अभी हाल ही में लद्दाख को जोड़ने की बात किया जा रहा है, लेकिन जोड़ा नहीं गया अभी तक 4 ही स्टेट हैं, ठीक है। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 में बताया गया है कि इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। वी शैल ऐड द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन। तो जो प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा उसके फंक्शन को कैरी करने में, मतलब प्रेसिडेंट को उसके फंक्शन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट की मतलब कि हेल्प किया जाएगा। आर्टिकल 75 सेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। तो ये बात आई थिंक 2 या 3 दिन पहले भी हम पॉलिटी वाले में पढ़ाए थे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के। याद रखिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के। और इंडिविजुअली पूछा जाए कि इंडिविजुअल किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को घुमाया जा सकता है कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो नहीं, लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी का लीडर होते हैं, ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट इन फिक्सिंग द डेट एंड समनिंग द प्रोग्रेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का कब सेशन लाना है, कब उसको बंद करना है, इसका डेट जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे फिक्स किया जाता है। ही इज़ द मेन स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं स्पोक्स पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के एक तरह से प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। ही एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है एक्सप्लेन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे काउंसिल का चेयरमैन होते हैं, मतलब कि बहुत सारा ऐसा संस्था है जिसका चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, नेशनल वाटर रिसोर्सेज के काउंसिल के, ठीक है, और भी कई तरह के काउंसिल ऐसे हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होते हैं। और फॉरेन पॉलिसी को सेव करने में प्राइम मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि ये पावर जो है दिया गया है प्रेसिडेंट को, है ना, लेकिन उन प्रेसिडेंट के नाम पे प्राइम मिनिस्टर सारा काम करते हैं। देयर इज नो मेंशन ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मेंशन कहीं नहीं किया गया संविधान में, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन कहीं नहीं है, लेकिन अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल रीजन से, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन हो या फिर जो भी रीजन हो रहा हो, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। जैसे इंडिया के सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार पटेल एक्टेड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नेहरू टाइम, ठीक है। तो इसके अलावा भी कभी कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। जैसे अटल बिहारी की जब सरकार थी तो लाल कृष्ण अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अधिकांशतः डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, मतलब अधिकांशतः, मतलब अभी जितने बनाए गए उनमें हम यही देखा गया है। तो इन दोनों के अलावा जो 2 का नाम बताया, सरदार पटेल और लाल कृष्ण अडवाणी, इन दोनों के अलावा यदि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यदि आपको जानकारी हो तो, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 79 से 123 तक जो है यूनियन लेजिस्लेचर बताया गया है। तो डील विद द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 में क्या है, तो प्रेसिडेंट जो होगा, पार्लियामेंट जो होगा किससे बना होगा, प्रेसिडेंट से बना होगा, राज्यसभा से बना होगा, लोकसभा। तो पार्लियामेंट किसके किसके मिल के बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिल के बनता है, ठीक है। तो इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।